हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो या आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हो, अगले सेशन का आउटलुक ही क्यों ना लेना हो या फिर कल की तैयारी करनी हो, इन सब पहलुओं पर करेंगे चर्चा अगले आधे घंटे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। नोट कीजिए तरीका अपने सवालों को भेजने का, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर 7045220000। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव देख सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं। बात करते हैं पहले कल के सेशन के और उसके बाद कल के सेशन के लिए स्ट्रैटेजीज लेंगे। आज का एक क्विक रिकैप ले आते हैं। आज लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। आईटी ऑटोज में दम दिखा, वहीं आईटी ने 9 महीने की सबसे बड़ी इंटरडे तेजी दिखाई आज के कारोबार में। फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में भी खूब मोमेंटम रहा तेजी का। निफ्टी बैंक में हल्की कुछ मुनाफा वसूली रही आज के कारोबार में। निफ्टी 162 अंक चढ़कर 24,329 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 521 पॉइंट चढ़कर 80,000 के पार क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 277 पॉइंट गिरकर 55,370 पर बंद हुआ। इसके अलावा कल के सेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अमेरिकी बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका यानी व्हाइट हाउस चाइना टैरिफ्स में थोड़ी सी कमी कर सकता है। 50-55% तक की बात यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दी है। अब अगर चीन पर टैरिफ घटने की खबरों के बीच में अमेरिका में शानदार तेजी इस समय देखने को मिल रही है। क्या मायने हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, कल कैसा रह सकता है कारोबार, इस पर करते हैं बातचीत। उससे पहले एफआईज जीआईएस के नंबर्स भी आपको दिखा देते हैं। एफआईज ने खरीदारी की है, लगातार 7वां सेशन एफआईज की तरफ से खरीदारी का 3332 करोड़ की। डीआईएस ने बिकवाली की है 1234 करोड़ की। अरुण बताइए कल के लिए आउटलुक। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए वैसे मार्केट में बुलिश टोन बनाई है। लास्ट 7-8 दिन की बात करें तो कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट जो आया 24,150 24,200 के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि जनवरी के हाईज हम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट पर्टिकुलरली क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक वोलेटाइल डे हो सकता है, तो 24,450 24,500 के आसपास एक राइटिंग है। तो पहले टारगेट 24,450 24,500 के ही रहेंगे। इनफैक्ट अगर वो पार हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,700 तक बनेंगे, जो कि रिसेंट के स्विंग हाई से जो कि जनवरी से पहले लगे थे। तो पहला टारगेट 24,450 का रहेगा, तो 24,700 के ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर स्टॉप लॉस है जिन्होंने निफ्टी को ट्रेल किया है या फिर जो बाय करके अभी भी होल्ड कर रहे हैं, 24,200 का स्टॉप लॉस लगाए। 24,200 जनवरी के हाईज है, उसके नीचे अगर वापस निफ्टी जाता है तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उसको ट्रिगर कर दे। तो क्लियरली बुलिश मोमेंटम बना है और मुझे लग रहा है कल का दिन भी एक वोलेटाइल भरा दिन हो सकता है, पर टोन अंडरटोन बुलिश ही रहनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी कल के सेशन के लिए? देखिए काफी स्टॉक्स हैं जो अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। तो एक छोटा स्टॉक है और यूजुअली एक ट्रेडर फ्रेंडली भी होता है। आईआरएफसी में बाई करने की सलाह है। 133 134 के पास बाई करें। 129 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए और 142 तक मुझे लगा है आईआरएफसी के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मल्टीपल टॉप्स ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 से 3 दिन के लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन एनटीपीसी में बाई करने की सलाह है। 362 के आसपास चल रहा है। एक हरामी पैटर्न जो कि बुलिश हरामी हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो क्लियरली स्टॉक में देखने को मिला है। तो 362 के आसपास बाई करें। 354 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 379 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रहे आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज जो आपको रेकमेंड की गई हैं। अब बात करते हैं क्वेरीज की। पहले व्यूअर से बात करते हैं। पुष्कर हमारे साथ कनेक्टेड हैं पटना बिहार से। पुष्कर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास साइमंस लिमिटेड का 18 शेयर है प्री डीमर्जर। मैं इनका आउटलुक जानना चाहता हूँ अगले 2 से 3 सालों के लिए। कृपया इस पर मेरा मार्गदर्शन करने की मेहरबानी करें। 18 शेयर सीमेंस के 5,000 की बाइंग, हेवी लॉसेस। ये आपकी कब की खरीदारी है पुष्कर जी? ये पिछले 4 महीने के अंदर की है। ओके 2872 पर ट्रेड हो रहा है। तो आपने 5,000 के भाव पे खरीदे सीमेंस? 5,000 4,997 रुपए 70 पैसे जी। क्या करें, 2 साल रुक सकते हैं वैसे तो, क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली जी, मेरे ख्याल से इन्होंने डीमर्जर के पहले खरीदा है। 1:1 का डीमर्जर इसमें हुआ था क्योंकि एक सीमेंस की नई कंपनी के शेयर्स इनको मिलेंगे, तो इनका भाव ऑलमोस्ट 5600 के आसपास रहना चाहिए। अभी जो डीमर्जर या प्री डीमर्जर की जा सकती रेट है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने 4,995 या 5,000 के आसपास खरीदा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से अभी मोरलेस ये प्लस में ही होने चाहिए।
सीमेंस की अलग से लिस्टिंग होगी, जो इनका आम है दूसरा, तो 1:1 का डीमर्जर हुआ था, तो उसके बाद की ही ये भाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको 2100 रुपए का लॉस नहीं हुआ है, ये डीमर्जर पोस्ट डीमर्जर का प्राइस है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। नई कंपनी के शेयर्स भी इनको मिलेंगे। जहां तक जो कंपनी लिस्टेड है उनके सपोर्ट्स की बात है, तो 2720 2700 के आसपास सपोर्ट है। स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन दिखा रहा है और मेरे को लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 3000 के ऊपर भी निकलेगा, तो होल्ड करें। 2700 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा ले अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। बाकी मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर अच्छा है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। और जैसे आपको बताया गया है, जो डीमर्जर हुआ है उसकी वजह से ये प्राइस में एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि रेलवेज जिसमें डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव्स, रेल सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, एक कंपनी उस बिजनेस के लिए रहेगी और दूसरी सीमेंस रहेगी, तो इसीलिए ये एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई दे रही है। अदरवाइज आपको इसमें इतने लॉसेस नहीं, जैसे करेक्टली मेंशन किया यहाँ पर अरुण ने। तो ये रही आपके लिए सलाह। एक कंपनी अब सीमेंस एनर्जी है और एक कंपनी अब सीमेंस लिमिटेड है। आपके पास दोनों के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। होल्ड करने की सलाह है, स्टॉक बेहतर है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अहमद हैं, अहमद रायचूर कर्नाटक से। अहमद नमस्कार, पूछिए सवाल। अहमद, आपको अगर आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हुनाजा कंज्यूमर 500 शेयर है, 280 की बाइंग है, क्या करें? देखिए अगेन दीपाली जी, स्टॉक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और ब्रेकडाउन जो देखने को मिला है वो 300 के नीचे ही देखने को मिला है। मुझे लग रहा है स्टॉक में अगर बाउंस आता है तो मैक्स टू मैक्स 270 260 तक आ सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है। 220 का स्टॉप लॉस लगाए। 220 पे एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो क्लियर ब्रेकडाउन है, तो 220 का स्टॉप लॉस लगा लें। 270 280 के आसपास भी आता है तो स्टॉक से एक बार निकल जाने की राय है। ओके, राज किशन है अगले व्यूअर सहारनपुर से सवाल पूछने के लिए। राज नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार। नमस्ते, बताइए सवाल अपना। मैडम एक बीडीएल पर था, सीडीएसएल पर था मैडम। बताएं बिल्कुल। सीडीएसएल या फिर मैसडॉक? मैसडॉक सर। ओके, बताइए बाइंग प्राइस बताइए अपना। तो मैडम मैं रास्ते में हूँ कहीं निकल ओके, गया था। तो जो डिटेल्स हमारे पास है मैं उसके बेसिस पर राय ले लेती हूँ। बस ये बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है? लॉन्ग टर्म है मैडम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। बीडीएल 1400 शेयर्स है, 1400 की बाइंग है, 100 शेयर्स है। मैसडॉक में 2134 की बाइंग है, 15 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म की का व्यू लेकर ही चल रहे हैं, थोड़े थोड़े ऊपर इनके बाइंग प्राइस से, तो प्रॉफिट्स में है। मैसडॉक में अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या सजेशन? देखिए बीडीएल को तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। बड़े कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा है स्टॉक बाहर आ रहा है। बाई प्राइस के आसपास ही है, थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर हो रहा है, पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक 1700 की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि उसके हाइस थे। उस हाइस के आसपास ही बड़े रेजिस्टेंसेस है। थोड़ा अगर टाइम देते हैं 2 से 3 महीने, तो 1650 1700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करें। 1700 का इसमें टारगेट लगाए। मैसडॉक में इनका बाइंग प्राइस काफी नीचे है। अगेन सेम स्ट्रक्चर है जो बीडीएल का है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे में 2500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है। स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करें। 2500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में 2880 तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट इसमें रहेंगे। अगर वो निकलता है तो 3000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, अगले व्यूअर से बात करेंगे। जयेश शाह है वडोदरा से सवाल पूछने के लिए। जयेश नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक बताइए है, सवाल। ओएनजीसी एंड आईडीएफसी बैंक। ओके, ओएनजीसी 1500 और क्या से है, 122 रुपीज एवरेज प्राइस है मेरा। और ओके, आईडीएफसी और IDFC में? 5000 शेयर है, उसका एवरेज प्राइस है मेरा, परचेज प्राइस 50 रुपीज। ओके, और होल्डिंग कैपेसिटी है मेरा 1.5 से 2 साल मेरा होल्डिंग कैपेसिटी है। प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। ओके, 1.5 से 2 साल का नजर है। आईडीएफसी 50 की बाइंग है, ओएनजीसी 122। क्या सजेशंस? प्रॉफिट्स में है। देखिए जयेश जी को दीपाली जी एक राय रहेगी, ओएनजीसी में डेफिनेटली बने रहे। 252 के आसपास चल रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत है। और 280 295 280 से 285 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसमें आ सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। वैसे भी काफी इन द मनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 280 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। नीचे में 220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो उसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर लगा करके
अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो इन्होंने दूसरा स्टॉक बाय किया है, मैं ज्यादा इस बैंक को ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म किया है। रिसेंटली स्टॉक बढ़ा भी है, तो 68 के आसपास करंटली स्टॉक चल रहा है। 60 के आसपास इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 61 से 60 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, अपने प्रॉफिट को लॉक करें। ऊपर में अगर मोमेंटम बनता है तो 74 75 तक स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे आता है तो ऊपर का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें कारोबार ये इन्होंने मेंशन किया, आईडीएफसी की इन्होंने बात कही है अरुण, और जो इन्होंने लेवल बताया है आईडीएफसी में, उसके हिसाब से इनको सलाह चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की है अरुण ने, जो कि 50 रुपीज़ के आसपास के बाइंगे बता रहे हैं। हम आईडीएफसी की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें इन दोनों ही बैंक स्टॉक्स की, तो हमने इनका मर्जर कंप्लीशन 2024 में होते हुए देखा है, और शायद इसीलिए जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इनसे इनफैक्ट एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी ये बाइंग कब की है, कब की बाइंग है जयेश आपकी है? मेरा बाइंग 1.5 साल हो गया मैडम। तो जो मर्जिंग हुआ ना, मेरा मर्जिंग हुआ उससे पहले का है, बट एवरेज 50 रुपीज का ही है मेरा ये। ओके, तो ये मर्जर से पहले की बाइंग है, राइट? यस, बिल्कुल करेक्टली। तो आप अपनी राय कंटिन्यू कर सकते हैं अरुण। देखिए, ओवरऑल दीपाली जी अगर ये प्री मर्जर भी लिया है तो मेरे ख्याल से ओवरऑल कॉस्ट के आसपास है, जैसे उसके ऊपर ही होना चाहिए। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कैसा इसका मर्जर रेशियो रहा है, पर जो प्राइस एक्शन 2024 में जब मर्जर हुआ था उसी के प्राइस के आसपास स्टॉक बाउंस भी कर चुका है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे लिए शॉर्ट टर्म में इतने छोटे टाइम में करना मुश्किल है, पर चूंकि इनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिले होंगे तो उसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो 74 तक मुझे लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टारगेट्स रहेंगे, तो वो टारगेट के लिए होल्ड करें। बाकी आईडीएफसी का मर्जर रेशियो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि कैसा इसका मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट में हुआ। फर्स्ट बैंक के 155 शेयर्स के बदले, मतलब आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर के बदले 155 शेयर्स मिले थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये मर्जर रेशियो रहा था इसका। लेकिन जैसे आप राइटली पुट आउट कर रहे हैं, इनका बाइंग प्राइस मतलब ये जो इनकी पोजीशन है, ये कोई बहुत लॉसेस वाली पोजीशन नहीं है। जी दीपाली जी, मेरे ख्याल से 72 के आसपास था जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसका मर्जर हुआ था, तो 70-72 के आसपास के प्राइसेस रहे होंगे। अभी ये 69 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, जस्ट माइनर लॉसेस मेरे ख्याल से इनके रहे होंगे अगर इनको वो शेयर्स मिला है। तो 72 के आसपास मुझे लग रहा है 74 तक वापस स्टॉक जाएगा और इनके बाई प्राइस के भी ऊपर ही निकलना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से, और प्रदीप हैं हमारे साथ गुरुग्राम से। प्रदीप नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास में आईआरसीटीसी के 500 शेयर्स हैं 1005 के हिसाब से। लॉन्ग टर्म व्यू है, अराउंड 4 से 5 साल के लिए मैं उसे रख सकता हूँ। उसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ क्योंकि वो मोनोपोली बिजनेस में ऑलरेडी है, तो आने वाला भविष्य कैसा है उसको, और थोड़ा इवैल्यूएशन जानना चाहता हूँ कि कैसी इवैल्यूएशन है। थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसको लेकर के, अभी मेरी बाइंग रेट से काफी नीचे है। ठीक है, क्या सजेशन? आईआरसीटीसी 1005 के बाइंगे, डेफिनेटली इनको 20% के से ज्यादा के लॉसेस हो रहे हैं, 220 रुपए का नुकसान, क्या सलाह रहेगी? देखिए दीपाली जी, दो तरीके से अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। अगर ये और एवरेज करें इस प्राइस पे तो मुझे लग रहा है अच्छे एवरेजिंग प्राइस के आसपास है। इसका एक रीजन है, एक तो बॉटम फॉर्मेशन अच्छा 750-700 के आसपास हो चुका है और सभी मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक मुझे लग रहा है 850 तक की जर्नी तो कैसे भी तय करना है, क्योंकि ओवरऑल ब्रेकआउट बड़ा है और बड़ा कोई रेजिस्टेंस नियर टर्म नहीं है। अगर एवरेज कर सकते हैं तो 850-880 तक स्टॉक जा सकता है और हो सकता है वहां पे इनका प्राइसेस एक बार वहां पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, तो वहां पे एक अच्छा एग्जिट मिलेगा 880-900 रुपए के आसपास। तो अगर ये एवरेज करना चाहे, अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। 880-900 के आसपास स्टॉक रुकेगा और वहां पे हो सकता है एक बार इनको प्रॉफिट या फिर जो भी पोजीशन से एक बार का एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो 900 के ऊपर मुझे लग रहा है फिलहाल स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके, जितेंद्र से बात करते हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मेरे पास इंडसइंड बैंक के 30 शेयर है एट द रेट ऑफ 798, तो मैं उसे होल्ड करूं या उसे एग्जिट कर लूं? ओके, इंडसइंड बैंक 798 की बैंक, इनके बाइंग प्राइस के आसपास है, लेकिन जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हुए हैं जो चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स बीच बीच में होती हैं, उसके कारण मूड बिगड़ा रहा है स्टॉक का। क्योंकि इनका नुकसान नहीं है, निकल जाना चाहिए, होल्ड रखें?
दीपाली जी डेफिनेटली लास्ट वीक भी यही सजेशन दिया था कि 775 800 के बीच में स्टॉक से एक बार का एग्जिट लेना है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो रोज स्टॉक में आ रही है। सेकेंडली टेक्निकली भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इनके बाई प्राइस से तो डेफिनेटली ऊपर मिल ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस ओवरऑल मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। तो राइज में अगर बाई प्राइस के ऊपर भी निकलता है, मिनिमल प्रॉफिट भी होता है, तो एक बार का एग्जिट कर ले। ज्यादा क्वांटिटी भी इनके पास है नहीं और स्टॉक में टेक्निकली वीकनेस भी है, तो उछाल में एग्जिट करने की राय। ओके, तो उछाल में एग्जिट करने की सलाह है इंडसइंड बैंक से। बात करते हैं विशाल से। अगले व्यूअर हैं वडोदरा से विशाल पाटिल। विशाल नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास M&M के 50 स्टॉक्स हैं एट द प्राइस ऑफ 2727 एंड Okay. भारत फोर्ज के 60 स्टॉक्स है एट द प्राइस ऑफ 1384। सो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मुझे अभी फिलहाल निकलने का मैं सोच रहा हूँ, बट इज इट अ गुड टाइम? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या सलाह रहेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर जिन्होंने भी मेंशन किए, जिसमें इन्होंने भारत फोर्ज का जिक्र किया, साथ ही M&M में 27 की बाइंग है, भारत फोर्ज में 1384 की। देखिए दीपाली जी, भारत फोर्ज का चार्ट नेगेटिव है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1200 के आसपास डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो भारत फोर्ज में तो उछाल पे एग्जिट की राय रहेगी, क्योंकि मार्केट अच्छा है और रिसेंट मोमेंटम अच्छा बना है। तो 1200 से 1220 तक स्टॉक जा सकता है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। वहां पे स्टॉक से एक बार का एग्जिट लेने की सोचे। M&M का चार्ट काफी मजबूत है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 3500 के आसपास है। तो M&M में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। वैसे भी ये प्रॉफिट में है, 3300 के टारगेट M&M में रहेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली होल्ड करें। और भारत फोर्ज की जहां तक बात है, 1200 से 1220 के आसपास स्टॉक आता है, तो वहां पे स्टॉक से एग्जिट ले लें। अगर उसी पैसे को लगाना चाहते हैं तो M&M में स्विच हो जाए, वही एक ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अब कुसुम बोहरा से। सवाल है इनका हमारे पूछने के लिए, इंदौर से कनेक्टेड है। कुसुम नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरे 1546 पे एमटार के 50 शेयर्स है। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? 6 to 12 मंथ। 12 मंथ्स तक होल्ड कर सकते हैं। 1546 की बाइंग एमटार टेक। देखिए स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें दीपाली जी। स्टॉक वीक है और कोई ऐसा बड़ा रिस्पाइट स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। 1500 पॉइंट की रैली निफ्टी में आई और ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% ही चला है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं नीचे में 1370 या 1360 के आसपास। 1360 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। इनके बाई प्राइस जो है 1560 के आसपास है और रेजिस्टेंस 1600 के आसपास है। तो हो सकता है 1550 1580 तक स्टॉक बाउंस करे और इनको एक एग्जिट जरूर मिल सकता है। पर 1360 उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1360 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल। 1360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ध्रुव से बात करते हैं। अगले व्यूअर है मुंबई से। ध्रुव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे पास जियो फाइनेंस 500 शेयर है एट 284 एंड NTPC 250 एट 416. I can stay long term. लॉन्ग टर्म व्यू NTPC 416 250 शेयर्स, जियो फाइनेंस 284 500 शेयर्स। डिस्क्लोजर भी दे दे जियो फाइनेंस से जुड़ा हुआ। जियो फाइनेंस और CNBC यानी नेटवर्क 18 इनके पेरेंट्स सेम है, जिसको स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। क्या सजेशन रहेगा? जियो फाइनेंस एट 284, NTPC एट 416। दीपाली जी अगेन जियो फाइनेंस में 280 290 तक स्टॉक बाउंस जरूर करेगा, क्योंकि स्टॉक ने काफी करेक्शन दिखाया है और वापस अब ऊपर की टेरिटरी में जा सकता है। तो इनके बाई प्राइसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, 240 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वो ट्रिगर होने के चांसेस काफी कम है, पर अगेन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 285 तक के ही पहले टारगेट है जो इनके बाई प्राइसेस है, तो ये 285 तक जरूर बाउंस कर सकता है। NTPC मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले रिकमेंड भी किया। 380 तक तो मुझे लग रहा है इसी हफ्ते में स्टॉक जा सकता है। बाकी 370 380 के ऊपर निकलता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 420 तक आ रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 400 420 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस एक मेंटेन करें 348 के आसपास। तो 348 जब तक ये स्टॉक होल्ड कर रहा है होल्ड करें। 420 तक ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। टारगेट स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और एक और व्यूअर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए
राजेंद्र हैं, राजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ। मेरे दो सवाल हैं। एक तो कैनरा बैंक का 1100 शेयर एट द रेट ऑफ 130, एक जीएमडीसी है 200 शेयर 430। ओके ओके, पूछ लेते हैं तो फिर क्या सलाह। मुझे इसमें जी, तो पहली बात थैंक यू सो मच हमारा चैनल देखने के लिए, हमारे शोज पसंद करने के लिए। रही बात आपकी होल्डिंग्स की, तो राय ले लेते हैं। कैनरा बैंक 130 की बाइंग बताई इन्होंने और जीएमडीसी 425 की। जीएमडीसी में इनको 100 रुपये के आसपास के लॉसेस हो रहे हैं, तो यहाँ नुकसान में है ये। और कैनरा बैंक में इनका खरीदारी का जो प्राइस है वो 130 का है, तो यहाँ भी 30 रुपये का नुकसान हर स्टॉक पर है। क्या सजेशन? क्योंकि दीपाली जी अगेन कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, जीएमडीसी थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है। तो पहले कैनरा बैंक की जहां तक बात है, पहले तो स्टॉप लॉस लगाए 92 रुपीज का। 92 मजबूत सपोर्ट है। इस बार अगर 92 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में बड़ी वीकनेस आएगी। ऑलरेडी 2 बार ये टेस्ट कर चुका है, तो 92 का तो पहले तो इनको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 115 और 118 के आसपास रहेंगे, वहां पे आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाने की राय रहेगी। तो पहले ये स्ट्रेटेजी रखें, 92 का स्टॉप लॉस और 115 का ऊपर में टारगेट रखें। ये दोनों ही लेवल्स मेरे को लग रहा है आने वाले दिन में जरूर आ सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टॉक अच्छा है तो 115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जीएमडीसी का चार्ट थोड़ा बेटर है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 380 390 के लेवल दिखा सकता है। तो जीएमडीसी होल्ड करें, 380 तक का लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में छोटा ही स्टॉप लॉस है 300 रुपए का, तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 380 385 तक स्टॉक बाउंस हो सकता है। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही पोजीशंस में। कुछ और सवाल लेते हैं। आकाश ने एक सवाल भेजा है। आकाश चैटर्जी ने नोएडा से, 2 स्टॉक्स इनके पास। बंधन बैंक जहां पर 385 की बाइंग है, 100 शेयर्स है। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर 136 की बाइंग है, 500 शेयर्स है। क्या करें दोनों होल्डिंग्स में? अगेन बंधन बैंक इन्होंने काफी ऊपर खरीदा है और वहां तक प्राइस जाने में मुझे लग रहा है काफी टाइम लग सकता है, हो सकता है काफी महीने भी लग जाए। पर स्टॉक में ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है 160 का, तो 160 तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और ऊपर में 194 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है कि बाय प्राइस तो काफी दूर है, तो 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए नीचे में और ऊपर में 194 तक के टारगेट्स रहेंगे। पीएनबी की जहां तक बात है, पीएनबी डेफिनेटली एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है और 110 115 तक ये स्टॉक भी बाउंस कर सकता है। अगेन दोनों ही स्टॉक इन्होंने काफी ऊपर खरीदे हैं, वो प्राइसेस आने में तो काफी टाइम लगेगा, पर फिलहाल के लिए 115 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बात करते हैं शिवम की। इन्होंने सवाल भेजा है लखनऊ से। मोबीक्विक के शेयर्स हैं इनके पास, 39 स्टॉक, 620 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए इन्होंने, डिसेंट लिस्टिंग भी है। लॉसेस में क्या सजेशन? दीपाली जी कोई ज्यादा टेक्निकल डेटा नहीं है, ऑलमोस्ट रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। अगर आप प्रॉपर डेट बताएं तो ऑलमोस्ट 4 या 4.5 महीने ही हुए स्टॉक को लिस्ट होके और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा है और सिर्फ 5 ही दिन स्टॉक ऊपर गया था, तो कंटिन्यू नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक सपोर्ट जरूर बना है, जितने भी चार्ट अवेलेबल है 245 के आसपास सपोर्ट बना है, तो 245 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 60% गिर चुका है ऊपर से, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है, पर 245 या 250 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में जब भी मौका मिले, बड़ी उछाल देखने को मिले तो निकलने की सोचे और नीचे में 250 या 245 इसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके सोमनाथ हांडा का सवाल आया है दिल्ली से। 2 सवाल इनके हैं। एक है सूला वाइनयार्ड्स पर 450 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं। दूसरा है M&M फाइनेंशियल, यहाँ 100 स्टॉक्स हैं, 275 की बाइंग है। सूला में ह्यूज लॉसेस में है क्योंकि 290 पर कर रहा है ट्रेड। M&M फाइनेंशियल ऑलमोस्ट इनके भाव के आसपास ही है। क्या करें? देखिए दोनों चार्ट वीक है, चाहे सूला की बात करें M&M फाइनेंस की बात करें। सूला का चार्ट ज्यादा वीक है क्योंकि ये अपने 52 वीक लोस के आसपास ही है और कोई बाउंस के संकेत देखने को मिल भी नहीं रहे। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 320 330 तक भी आता है, तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह है। तो उछाल पे एग्जिट कर दे 320 330 के आसपास। M&M फाइनेंस का चार्ट भी नेगेटिव है, इनफैक्ट आज एक रिवर्सल भी जरूर देखने को मिला है, तो इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है बाउंस उसमें एक जरूर आ सकता है मार्केट के साथ। तो जब भी बाउंस आए 275 280 तक भी मिलता है, तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट ले लें। प्रॉपर चार्ट अगर आप देखें तो दोनों ही चार्ट एकदम वीक है और उछाल में एग्जिट की ही सलाह रहेगी। वरुण का सवाल है एक सोशल मीडिया के थ्रू, NBCC 100 स्टॉक्स 68 ऑलमोस्ट 69 की बाइंग है NBCC में। लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 2 साल का।
देखिए एनबीसीसी डेफिनेटली ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिला है। 85 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, अब ऑलमोस्ट 101 के आसपास है। इसका जो नया टारगेट निकल के आ रहा है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 112 से 115 तक के निकल के आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 10 से 12% के अपमूव के चांसेस है। तो 115 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 85 के आसपास, 85 का इसका ब्रेकआउट जोन है, तो वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और 115 118 मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल। एक सवाल और ले लेते हैं और अनिल ने ये सवाल भेजा है। सवाल है इनका, पूनावाला फिनकॉर्प पर 370 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए अगेन ये स्टॉक वैसे काफी अच्छा है पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है और स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है, तो 370-80 के आसपास मेरे ख्याल से इनकी बाइंग है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले और स्टॉक से निकल जाए। वोलेटिलिटी की वजह से मैं निकलने की राय दे रहा हूँ। वैसे टेक्निकली अच्छा है पर और भी बेहतर विकल्प आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट लेना और कोई ऐसा स्टॉक ढूंढे जिसमें वोलेटिलिटी कम रहे और आपका जो ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक पर है वो स्लो एंड स्टेडी रहे। तो एक बार का इसको 410 415 स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पूनावाला फिनकॉर्प पर। सवाल इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट अरुण आपकी तरफ से? दीपाली जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकती है, सेम वही राय हम शेयर कर रहे हैं। एनटीपीसी हमने आज रिकमेंड किया है, तो वो सेम रिकमेंडेशन अपने शो पे भी रिकमेंड किया। चलिए, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।